हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर। ठीक है बच्चा। तो इसके पहले की क्लासेस में बच्चा आप लोग सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और कुछ बच्चों के तो सिलेबस में सीआई भी था, ठीक है। लेकिन फिर भी हम सीआई ये मान के चलेंगे, पूरा फुल बेसिक से बताएंगे आप लोग को, ठीक है। और एंड जो भी जितना भी अच्छा सम्स कर सकते हैं हम लोग एंड तक हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी के कमिंग लेक्चर्स में हम लोग सीआई को बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, उसके बाद से ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन को बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चीज़ से कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर है बच्चा, इसमें हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है ना। पहले इस चीज़ को समझते हैं और इसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्यों बोलते हैं, ये सब चीज़ अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चा, जितने भी फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं, जैसे कि आप बैंक ले लीजिए या फिर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ले लीजिए या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ले लीजिए, ठीक है। तो ये सारे बच्चा जब भी आप आइदर वो लोग क्या करते हैं, लोन इशू करते हैं या फिर डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, तो इन दोनों ही केस में बच्चा देखिए जो आप प्रिंसिपल, ठीक है, जो यहाँ पर प्रिंसिपल यहाँ पे जो वो लोग ले रहे हैं, जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर जो लोन आप ले रहे हैं, तो जो भी प्रिंसिपल है, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो निकाल रहे हैं, ठीक है, जो भी हम लोग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं प्रिंसिपल के ऊपर, वो थ्रू आउट द टाइम पीरियड सेम नहीं रहता है, ठीक है ना। मतलब सेम नहीं रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि थ्रू आउट द टाइम पीरियड वो एक ही प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चा कि आपको विद इन आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है बच्चा वहाँ पर कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। जो भी गिवन प्रिंसिपल है, जो भी गिवन सम ऑफ मनी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद से उस इंटरेस्ट को, जो भी इंटरेस्ट आया, उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के साथ ऐड कर दिया जाता है और जो न्यू प्रिंसिपल बना वो नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाता है बच्चा, न्यू प्रिंसिपल हो जाता है, सही है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, हर बार की जो प्रिंसिपल है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है ना। और यही रीज़न है कि हम इंटरेस्ट एक्चुअली किसके ऊपर निकालते हैं, इंटरेस्ट हम निकालते हैं प्रिंसिपल के ऊपर। तो क्योंकि प्रिंसिपल कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, तो जो इंटरेस्ट है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। इसी तरीके से बच्चा आप अच्छे से समझ सकते हैं, जो बच्चा अच्छे से एसआई को पढ़ा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट को, उसके इसमें क्या होता है बच्चा कि थ्रू हमेशा के लिए, हर पूरे टाइम पीरियड के लिए प्रिंसिपल क्या होता है, सेम होता है। और हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं प्रिंसिपल के ऊपर, तो अगर प्रिंसिपल सेम है थ्रू आउट द टाइम पीरियड, तो इंटरेस्ट भी क्या होगा, सेम होगा। तो प्रिंसिपल भी उस केस में चेंज नहीं करता है, और क्योंकि प्रिंसिपल चेंज नहीं कर रहा है तो इंटरेस्ट भी चेंज नहीं होता है, इंटरेस्ट भी सेम रहता है, ठीक है। तो सीआई के केस में बच्चा, सीआई के केस में प्रिंसिपल बढ़ता चला जाएगा और इसीलिए इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो इस केस में आप बच्चा और आगे हम लोग क्या देख सकते हैं कि अच्छा सीआई को यूज़ कहाँ किया जाता है। देखिए सीआई बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, किस किस चीज़ में, टू प्रेडिक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है, कि आज से कुछ साल बाद पॉपुलेशन ऑफ कंट्री क्या होगा, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन, इस चीज़ को भी एनालाइज करते हैं हम सीआई के हेल्प से, ठीक है। या फिर डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, ये सारा चीज़ है जो एग्जांपल है जहाँ पर हम लोग सीआई का कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। और एक बेसिक एग्जांपल तो है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस किसी रेट से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो आफ्टर 2 ईयर या आफ्टर 5 ईयर उसका प्राइस क्या होगा, ये सारा चीज़ हम लोग सीआई की हेल्प से निकालते हैं, ठीक है ना बच्चा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि सीआई और एसआई में क्या डिफरेंस है, सही है ना, कि सीआई और एसआई में क्या डिफरेंस है। उसके बाद से हम लोग जो भी सीआई से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज है उसको डिराइव करेंगे, उसको समझेंगे, और उसके बाद से हम ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन में एंटर करेंगे, ठीक है ना बच्चा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए बच्चा एक एग्जांपल, बहुत इजी सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर सपोज करिए कि मैं अगर प्रिंसिपल दे दिया रुपीज़, सपोज ले लिए 20,000, ठीक है, प्रिंसिपल ये ले लिए। अगर आपको बोल रहा है कि टाइम 2 ईयर्स है, 2 साल बाद, और रेट कितना दिया हुआ है, 5%, ठीक है, 5% पर एनम, ठीक है बच्चा। तो अब आपको अगर ये प्रिंसिपल टाइम और रेट दिया हुआ है तो आपको क्या पूछ रहा है, सीआई और एसआई। तो देखिए हम इस एग्जांपल से ही आपको डिफरेंस समझा देंगे, फिर बोल देंगे, ठीक है, कि क्या बेसिक डिफरेंस है। देखिए बच्चा, अगर एसआई अगर आप निकालने जाएं तो एसआई सिंपली क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट की
SI का फॉर्मूला क्या होता है, PTR/100, PTR/100, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिंसिपल कितना है 20,000, टाइम कितना है 2 इंटू R कितना है, रेट है 5/100, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो गया, ये दो गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, 4 5 या 20 और 2 0, तो 20 2 0, तो ये क्या आ जाएगा बच्चा, ₹2000 क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आया। ₹2000 क्या है बच्चा, सिंपल इंटरेस्ट आया। अब देखिए कि CI का केस क्या है, CI में हम बताएं ना कि जो भी इंटरेस्ट आया वो क्या होगा, जो भी प्रिंसिपल था उसके साथ एडअप हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए जो न्यू मतलब इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो न्यू प्रिंसिपल बन रहा है वो आपका क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। चलिए उसी तरीके से करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए बच्चा, अगर सपोज करिए कि यहाँ पे PTR तो यही है, तो पहले फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, एक साल, ये कंपाउंडेड एनुअली। अभी हम ये लेके चल रहे हैं कि ये क्या है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, एनुअली लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए बच्चा यहाँ पर क्या होगा कि फॉर फर्स्ट ईयर PTR हमको पता है, तो हमको क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट यहाँ पर क्या आएगा बच्चा कि 20,000 इंटू T, मतलब फॉर फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए ले रहे हैं तो 1 हो जाएगा, इंटू 5/100, ठीक है, PTR/100, तो 2 0 गया, 2 0 गया। आई क्या है बच्चा 10 2 0, तो इंटरेस्ट आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट क्या होगा, बेसिकली हम हर बार वर्ड यूज़ करेंगे कि जो अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनेगा। अमाउंट क्या होगा कि जो प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट आया है, तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा 20,000 प्लस 1,000, तो कितना हो जाएगा 21,000, कोई दिक्कत नहीं है, इतना रुपीज़ ये अमाउंट हो गया। अब हम क्या लिख रहे हैं कि फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा बच्चा, इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होगा P। अच्छा पहले ये देख लीजिए कि जो अमाउंट है, ठीक है, यहाँ पर जो भी अमाउंट आया है यही क्या बनेगा, ये जो अमाउंट आया है यही मेरा क्या बनेगा, नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, P की जगह हम लिखेंगे 21,000 इंटू T इंटू R/100। देखिए फॉर 2 ईयर और फॉर सेकेंड ईयर ये दोनों में डिफरेंस है, तो सेकेंड ईयर के लिए ये ले रहे हैं, ये टाइम पीरियड तो एक ही साल के बराबर हुआ ना, भले दूसरा साल है लेकिन वो एक ही साल है ना, ठीक है। तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, यहाँ से क्या आएगा I इक्वल्स टू 0, 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। तो इंटरेस्ट आया 1050। चलिए तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चा कि 21,000 प्लस इंटरेस्ट 1050, तो ये क्या आ जाएगा बच्चा कि 22050, ठीक है, 22050। तो इस केस में CI कितना आया, अगर हम पूछे कि यहाँ पे CI कितना आया, तो CI आप बोलेंगे कि CI आया है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा दीजिए, जो भी अमाउंट आया एट द एंड ऑफ 2 ईयर उसमें से प्रिंसिपल को हटा दीजिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बचाया है आपका 22050 माइनस 2 4 zeros, तो क्या बचेगा 2050 रुपीज़। तो ये आया आपका CI, ठीक है। और देखिए बच्चे ये है आपका SI, ये SI है और ये क्या है CI है। तो ध्यान से देखिए, तो आपको क्या दिख रहा है कि CI क्या है, ग्रेटर देन SI है, CI ग्रेटर देन SI है, ठीक है। अच्छा अब लेकिन अब पहले साल के अगर आप सिंपल इंटरेस्ट एक साल का निकालते तो क्या होता कि P इंटू 1 इंटू 5/100 होता, ठीक है। तो वो कितना आता बच्चा 1000 ही आता, ठीक है। तो देखिए बच्चा ये इक्वल भी हो सकता है, ये इक्वल भी हो सकता है, और इक्वल सिर्फ कब होता है, जब क्या होगा, जब वो होगा फॉर फर्स्ट ईयर। CI इक्वल होता है SI के फॉर फर्स्ट ईयर बस, ठीक है। फर्स्ट ईयर में ही क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन सेकंड टाइम पीरियड से ही क्या हो जाएगा, हमेशा आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्यों, क्योंकि आपका प्रिंसिपल इस केस में CI के केस में प्रिंसिपल अपडेट हो चुका है,
लेकिन एसआई के केस में प्रिंसिपल वही रहेगा थ्रू आउट द टाइम पीरियड। सीआई के केस में वो चीज़ अपडेट हो गया तो वो अब एक बड़ा वैल्यू हो गया है। अगर वो बड़ा वैल्यू हो गया है, अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो भी कुछ पहले से कुछ बड़ा वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए बच्चा, यहाँ पर ये जो हम टर्म लिखे हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इसको हम क्यों लिखे हैं? ये क्या लिखा है बच्चा यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो देखिए बच्चा, ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग अच्छे से कि यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर ये इंटरेस्ट कितना गया, 1000 आ गया। ठीक है। तो देखिए जो इंटरेस्ट हम निकालने जा रहे हैं सेकंड ईयर के केस में, सेकंड ईयर के केस में जो इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं वो किस प्रिंसिपल के ऊपर निकल रहा है? 21,000 के ऊपर निकल रहा है ना। ठीक है। इस 21,000 में 20,000 तो एक्चुअल प्रिंसिपल है, लेकिन 1,000 क्या है इसमें? ये क्या है? एक्चुअल जो प्रिंसिपल था, और ये क्या है? जो आपका इंटरेस्ट था फर्स्ट ईयर का। ठीक है। तो ध्यान दीजिए बच्चा कि यहाँ पर जो ये 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इस दोनों केस में, जो यहाँ पर इसमें और इसमें जो भी ये 50 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, ₹50, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है किस केस में? सीआई के केस में। ये इसका रीज़न क्या है? इस दोनों केस में जो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है उसका रीज़न ये है कि इस केस में सीआई के केस में जो प्रिंसिपल था उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट था पिछले ईयर का, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट निकाला गया है। ठीक है। आप करके देख लीजिए, अगर आप इंटरेस्ट निकालेंगे 1000 के ऊपर, ठीक है, हम इससे कर दे रहे हैं, अगर आप इंटरेस्ट निकालेंगे 1000 के ऊपर, हम निकालते हैं। ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालना है 1000 के ऊपर, प्रिंसिपल को 1000 ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या होगा कि पी को अगर ले ले 1000 इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो देखिए ये कितना आएगा? आई इक्वल्स टू क्या आएगा? 50 आएगा। दिख रहा है? तो ये जो डिफरेंस आया ना बच्चा, ये जो डिफरेंस आया ₹50, इसका रीज़न क्या है कि सीआई के केस में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट निकाला गया है। इंटरेस्ट किसके ऊपर निकाला गया है? जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर इंटरेस्ट, इसीलिए ये डिफरेंस हुआ है। तो सिंपली एक लाइन में इस चीज़ को समझाएं तो हम क्या बोलेंगे कि डिफरेंस, ठीक है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई इज बिकॉज ऑफ व्हाट? इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर्स इंटरेस्ट। ठीक है। जो भी इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं वो किसके ऊपर निकाल रहे हैं? प्रिंसिपल के ऊपर तो निकाल ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो पिछले साल का इंटरेस्ट था उसके ऊपर भी इंटरेस्ट हम निकाले हैं। जो रीज़न किसका बना है? डिफरेंस का। ठीक है। तो डिफरेंस हमेशा आएगा ही आएगा, और उस डिफरेंस का रीज़न क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। बहुत छोटा सा बात है, इसको आप कर लीजिए अच्छे से। अब इससे बहुत सारा सम इतना आसान बन जाएगा ना कि आप लोग उसको अगर नॉर्मली सॉल्व करने जाएंगे तो आपको हो सके लगे 5 मिनट तक लग सकता है, 3-4 मिनट तक लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो 1 से 1 घंटे, मतलब 1 से 1.5 मिनट में वो हो जाएगा। ठीक है। 1 घंटा नहीं, ठीक है, 1 से 1.5 मिनट में वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो अब मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया है। यहाँ पर प्रिंसिपल हर बार सेम रहने वाला है, यहाँ प्रिंसिपल कंटिन्यूसली अपडेट होता जाएगा। ठीक है। और क्योंकि प्रिंसिपल कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है, इसके चलते इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा उसका जो डिफरेंस आ रहा है, जितना भी इंटरेस्ट एक्स्ट्रा होगा उसका रीज़न क्या है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर ये बताएं कि इस 21,000 में 20,000 के साथ साथ 1,000 भी मिला हुआ है। वो 1,000 क्या था? जो पिछला साल का इंटरेस्ट था। ठीक है। तो इस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट निकाले हैं, वही रीज़न क्या है? डिफरेंस का। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मेरे ख्याल से बच्चा आप लोग को ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ बच्चा हम यहीं पे बोल दे रहे हैं कि जैसे वो सम करने समय आपको हेल्प करेगा कि जैसे ऐसा ही दिया हुआ है, तो अगर आपको बोल दिया सपोज़ करिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सपोज़ करिए 4 साल का है 800, ठीक है, 4 ईयर का 800 है, तो आप इजीली बोल सकते हैं ना कि अच्छा तो 1 साल का क्या होगा? 800/4 मतलब 200 है। आपको ये बात पता है कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, तो अगर 4 साल में 800 है तो 1 साल में कितना होगा? 800/4 मतलब कि 200 होगा एक ईयर का। लेकिन अगर कहीं दिया हुआ है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 है, तो आप ये बात नहीं बोल सकते हैं कि 1000 का 500 होगा। ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ गया क्यों ये बात हम बोल रहे हैं? क्योंकि पहला साल का जो इंटरेस्ट होगा, दूसरा साल वाला जो इंटरेस्ट आया है फॉर सेकेंड ईयर, फॉर 2 ईयर नहीं बोल रहे, फॉर सेकेंड ईयर जो भी CI आया है वो पहले वाले से तो बड़ा होगा ही होगा। ठीक है। हम 100% कन्फर्म है कि बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाला गया है वो कैसे निकाला गया है? वो
प्रिंसिपल के साथ साथ जो पिछले साल का इंटरेस्ट है उसको ऐड करके जो न्यू प्रिंसिपल बना है, जो अमाउंट था, जो न्यू प्रिंसिपल बना है उसके ऊपर इंटरेस्ट हम निकाले हैं। ठीक है, इसीलिए हम ये बात नहीं बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर 3 साल का सपोज करिए दिया हुआ है 1500 तो पर ईयर का 500 होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हर बार वो चीज़ चेंज होते जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि पहले साल 480 था, इस साल 520 है। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली यहाँ पर कैलकुलेशन को नहीं बोल सकते। ठीक है, इस केस में आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे जल्दी से बढ़ते हैं। चलिए बच्चा, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं CI जो फॉर्मूला उसका डेरिवेशन। ये हम नहीं बताते तो भी चलता, लेकिन फिर भी थोड़ा जल्दी से हम बता ही दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर P क्या है बच्चा, प्रिंसिपल है, और R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट फॉर व्हाट, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले ईयर के लिए हम इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा बच्चा, I = P इंटू टी फॉर फर्स्ट ईयर तो 1 साल, इंटू R बाई 100। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये क्या आ जाता है सिंपली कि PR/100 आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर क्या होता है बच्चा कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो PR/100। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, P अगर कॉमन ले ले तो 1 + R/100, तो ये अमाउंट है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आया है बच्चा, ये नेक्स्ट ईयर का क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, प्रिंसिपल। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे अब हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए अब हम देखना चाहते हैं, तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल तो आपको पता है कि ये है, तो I = क्या होगा, P मतलब कि ये प्रिंसिपल, तो P 1 + R/100। ठीक है, ये हो गया P इंटू टी इंटू R/100। कोई दिक्कत नहीं है ना। फॉर सेकेंड ईयर यहाँ पे प्रिंसिपल का वैल्यू आपको समझ में आ गया ना, P के जगह पे, पूरा प्रिंसिपल के जगह पे हम ये पिछले साल का अमाउंट लिए हैं TR/100। ठीक है, अब देखिए बच्चा यहाँ पे क्या आएगा, I = हम क्या लिख सकते हैं बच्चा कि P इंटू 1 + R/100 इंटू R/100, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चा ये आ गया I, तो इस साल का अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल मेरा ये था और इंटरेस्ट मेरा ये है, तो हम कैसे लिखेंगे कि P 1 + R/100, ये क्या हुआ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या है, ये P इंटू 1 + R/100 इंटू R/100। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, P इंटू 1 + R/100 अगर हम कॉमन ले लें तो P इंटू R/100 यहाँ से बचेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 1, यहाँ से बचेगा प्लस, ये चीज़ चला गया तो क्या बचा R/100। मतलब कि ये कितना आया बच्चा, ये आपका आएगा कि P 1 + R/100 टू द पावर 2। सही है, दिख रहा है ना आप लोग को अच्छे से, अच्छा ये नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो ये हो गया P इंटू 1 + R/100 टू द पावर 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चा, सिमिलरली अगर हम देखना चाहें कि इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो अब देखिए फिर से आप ये काम करेंगे, जल्दी जल्दी लिख देते हैं। तो I = क्या होगा, PTR/100, तो P कौन सा, जो पिछले साल का अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनने वाला है। ठीक है, तो इस साल का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कि P इंटू 1 + R/100 टू दी पावर 2 P इंटू T इंटू R/100। इसका मतलब I का वैल्यू आया P इंटू 1 + R/100 टू दी पावर 2 इंटू R/100। चलिए, तो अमाउंट फॉर थर्ड ईयर क्या हो जाएगा कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल मतलब कि ये P 1 + R/100, ठीक है, टू दी पावर 2। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ये है P इंटू 1 + R/100 टू दी पावर 2 इंटू R/100। चलिए, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये और ये कॉमन है, तो P इंटू 1 + R/100 टू दी पावर 2 को अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1 +
और यहाँ पे ये वाला चीज़ कॉमन चला गया तो r/100, ठीक है। तो क्या आएगा p इंटू 1 प्लस r/100 टू दी पावर क्या हो जाएगा बच्चा 3। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो आप देखिए बच्चा, अब हम यहाँ से पैटर्न पकड़ लिए कि देखिए फॉर हम जब क्या देख रहे थे, फॉर जब हम क्या देखे फर्स्ट ईयर, तो यहाँ पे पावर क्या आया 1 दिख रहा है। फॉर फर्स्ट ईयर अमाउंट का पावर क्या आया p इंटू आर 1 प्लस r/100 टू दी पावर 1 था। तो फॉर जब सेकेंड ईयर गए तो यहाँ पे पावर क्या आया देखिए 2, ठीक है। p इंटू 1 प्लस r/100 टू दी पावर 2 आया, ये अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जब 3 पे गए तो यहाँ पे देखिए इसी चीज़ का पावर क्या आ गया 3 है। देखिए बस इसका पावर बढ़ते चला जा रहा है। 1 में फर्स्ट ईयर के एंड में 1 था, सेकेंड ईयर के एंड में 2 था, थर्ड ईयर के एंड में 3 आ गया। तो हम जनरलाइज करके बच्चा क्या बात लिख सकते हैं कि अमाउंट एट द एंड ऑफ n टाइम पीरियड्स वो क्या हो जाएगा कि p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n, ठीक है। अच्छा, अब n को बच्चा आप बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या लिखिएगा कि यहाँ पर n क्या है कन्वर्जन पीरियड, कन्वर्जन पीरियड। अगर कोई भी डायरेक्टली ये बात नहीं बोलेगा मेरे क्लास में कि n है कितना नंबर ऑफ ईयर्स, नहीं, n क्या है कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। कन्वर्जन पीरियड क्या बताता है, इसका डेफिनेशन क्या है। कन्वर्जन पीरियड हम किसको बोलते हैं बच्चा, कन्वर्जन पीरियड हम उसको बोलते हैं कि कितने दिन बाद मेरा प्रिंसिपल अपडेट होगा, ठीक है। तो अगर टाइम दिया हुआ 1 ईयर, लेकिन आपको बोल रहा है कि प्रिंसिपल 2 मंथ बाद अपडेट होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 ईयर में वो 6 बार अपडेट हो जाएगा, तो n का वैल्यू हो जाएगा 6। तो मेरा प्रिंसिपल विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मेरा प्रिंसिपल कितना बार अपडेट होगा वही क्या बताता है कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम आगे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है बच्चा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इस अमाउंट के फॉर्मूला में कोई भी दिक्कत नहीं है। an इक्वल्स टू अच्छे से लिख लीजिएगा अमाउंट एट द एंड ऑफ n टाइम पीरियड्स, ठीक है। अमाउंट एट द एंड ऑफ n टाइम पीरियड्स क्या होगा p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n, ठीक है। और बच्चा हम यहाँ पर ये बात मान के चले हैं कि ये कंपाउंडेड ईयरली है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर इस n को हम अगर बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि अमाउंट एट द एंड ऑफ n ईयर्स क्या होगा p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n, ठीक है। अगर ये 1 ईयर नहीं रहता तो यहाँ पर भी वेरिएशन आता और यहाँ पर भी वेरिएशन आता, ठीक है ना। तो अगर सिर्फ डायरेक्टली हम अगर आप इसको देख करके बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं कि हाँ अमाउंट एट द एंड ऑफ n ईयर्स, इस केस में n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जो भी टाइम नंबर ऑफ ईयर्स है। n अगर 3 ईयर है तो n का वैल्यू 3, 2 ईयर है तो n का वैल्यू 2, ठीक है। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ n ईयर्स क्या होगा p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा, तो ये अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग देख लिए हैं, यहाँ पे हम स्मॉल r लिख दिए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अगर ये अमाउंट है बच्चा, अमाउंट एट द एंड ऑफ n ईयर्स, ये किसके लिए बोल रहे हैं फॉर कंपाउंडेड ईयरली। चलिए, तो इस केस में CI कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है a माइनस जो प्रिंसिपल था, जो भी अमाउंट आया एट द एंड ऑफ n ईयर्स, ठीक है, माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। CI ऑफ फॉर n ईयर्स, n ईयर्स में CI कितना होगा, तो an कितना आया बच्चा, an कितना आया p इंटू 1 प्लस r/100 टू दी पावर n माइनस p। इसका मतलब अगर हम p कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 1 प्लस r/100 टू दी पावर n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा CI, ठीक है बच्चा। तो इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, ए पता है, CI हमको पता चल गया। अब देखिए बच्चा, हम आपको यहीं पे जल्दी से ये रिलेशन बता दे रहे हैं दोनों में, किसमें किसमें, एक सेकेंड, हाँ हम लोग रिलेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से टाइम और रेट में दोनों कैसे वेरी करेगा, मतलब n का वैल्यू और r का वैल्यू किस तरीके से रिलेट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। अगर सपोज करिए बच्चा, अगर हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए रेट, यहाँ पे लिख देते हैं टाइम, तो यहाँ पे लिख देते हैं रेट, ठीक है। ये दोनों कैसे वेरी करेगा, ठीक है। टाइम को हम लिख दे रहे हैं, अच्छा टाइम रेट, और यहाँ पे n लिख दे रहे हैं, ठीक है, टाइम रेट और n लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखिए बच्चा कि अब आप सिंपल इस तरीके से सोचिए कि अगर कोई बैंक आपको बोल रहा है कि आपको 1 साल में हम आपको 10% के रेट से इंटरेस्ट देंगे, ठीक है।
तो क्या वो 6 महीना में 6 मंथ में क्या वो उसी रेट से इंटरेस्ट देगा? नहीं, कि वो क्या करेगा, अगर आप बोलेंगे 6 मंथ तो क्या कर देगा कि जो रेट है उसको भी हाफ कर देगा। अगर आप बोल देंगे 2 मंथ मतलब आप क्या किए कि वो रेट को क्या कर देगा, बाई 6 कर देगा। ठीक है, क्योंकि आप टोटल से बाई 6, जैसे टाइम अगर आप बढ़ेगा तो उसके हिसाब से रेट भी बढ़ेगा, टाइम कम होगा तो रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइम जो लिखेंगे उसको हम ईयर्स में लिखेंगे। ठीक है, इसको हम ईयर्स में लिखेंगे। ठीक है बच्चा, तो देखिए, तो अगर सपोज करिए कि टाइम का वैल्यू है, मान लेते हैं एक 2 ईयर ले लिए। ठीक है, टाइम ले लिया 2 ईयर। अच्छा, अगर 2 ईयर है तो रेट देखिए हमेशा कैसे दिया रहता है, रेट हमेशा दिया रहता है पर एनम। जो भी रेट दिया है, ठीक है, मतलब वो दिया रहता है पर एनम के टर्म में दिया रहता है। रेट हमेशा पर एनम के टर्म में दिया रहता है। ठीक है ना बच्चा, उसके करस्पॉन्डिंग हमको एन का वैल्यू चाहिए। टाइम अगर 2 ईयर है, रेट अगर सपोज करिए हो गया, दे दिया है आपको कि 10% पर एनम है, 10% पर एनम। तो यहाँ पे एन का वैल्यू हम क्या लेंगे, एन का वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे, सिंपली क्योंकि ये क्या है, कंपाउंडेड ईयरली है। यहाँ पे हम पहला केस ले रहे हैं कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, 2। ठीक है, अच्छा, अगर यहीं पे अगर हम दूसरा केस ले लें, अगर हम बोले कि नहीं, अगर हम इसी को बोल दें कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आप पहले इस बात को समझिए तो अच्छे से कि कंपाउंडेड ईयरली मतलब क्या हुआ। कंपाउंडेड ईयरली का मतलब ये हुआ कि जो मेरा प्रिंसिपल है वो 1 साल के बाद अपडेट होगा। तो हम एन को क्या बताए थे, कन्वर्जन पीरियड, कि मतलब जो भी टाइम पीरियड दिया हुआ है उसमें प्रिंसिपल कितना बार अपडेट होगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स। टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो इस 2 ईयर में अगर 1 साल बाद अपडेट हो रहा है तो इस 2 साल में कितना बार प्रिंसिपल अपडेट होगा, एक बार 1 साल के एंड में होगा, एक बार दूसरे साल के एंड में होगा, तो 2 बार अपडेट होगा मेरा प्रिंसिपल, इसीलिए एन का वैल्यू 2। ठीक है, और रेट क्योंकि ईयरली है, हर एक साल पे चेंज हो रहा है, तो रेट मेरा यही रह जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, रेट हम 10 ही लेंगे। अगर दे दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, और टाइम का वैल्यू यही है, टाइम का वैल्यू अभी भी क्या है, 2 ईयर है, टाइम का वैल्यू है 2 ईयर्स। टाइम अगर 2 ईयर है तो रेट क्या हो जाएगा, आप बताइए रेट क्या होगा यहाँ पर, रेट का वैल्यू बच्चा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, रेट का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट का वैल्यू हो जाएगा 10/2। ठीक है, क्योंकि अब देखिए 10/2% क्यों होगा, 5% क्यों हो जाएगा, 5% इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो आपका अब क्या हो रहा है, प्रिंसिपल कितने दिन बाद अपडेट होगा, हर 6 महीने पे अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो 6 जो 1 साल के, ये 1 साल का रेट है 10%, तो 6 महीने के लिए कितना होगा, उसका हाफ। ठीक है, जो भी टाइम है उसका हाफ, जो भी ईयरली जैसे वो कंपाउंड कर रहा है वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या होगा, आप बताइए कि कितना बार अपडेट होगा प्रिंसिपल कितना बार अपडेट होगा, प्रिंसिपल मेरा अपडेट होगा 4 टाइम्स मेरा प्रिंसिपल अपडेट होगा ना। 2 साल है ना, ये 0 है, ये 1 ईयर है, ये 2 ईयर है, तो एक बार 6 मंथ के एंड में अपडेट होगा, फिर एक बार 1 ईयर में अपडेट होगा, फिर 1.5 ईयर में अपडेट होगा, फिर एक बार 2 ईयर में अपडेट होगा। तो 1 2 3 4 बार अपडेट होगा, इसीलिए एन का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, अगर यही केस हो जाए बच्चा, क्या कंपाउंडेड सपोज करिए बोल दिया मंथली, हम ऐसे ही एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, मंथली बोल दिया तो रेट आपका जो भी था, ये 1 साल के लिए 10% है, मंथली मतलब 1 महीने के लिए, तो मतलब क्या हुआ कि बाई 12 हम कर चुके हैं, तो इसका मतलब रेट भी क्या हो जाएगा, जो भी है 10/12% हो जाएगा, मतलब 5/6% हो जाएगा रेट। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, अच्छा टाइम हम कितना लिए हैं, टाइम अगर सपोज करिए 2 ईयर ही है। ठीक है, तो रेट कितना हो गया 5/6%। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, एन का वैल्यू हो जाएगा कितना बार अपडेट होगा, ध्यान दीजिए मंथली, तो अगर हर एक मंथ अपडेट हो रहा है तो 2 साल में कितना मंथ्स होता है, 24 मंथ, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 24 सिंपली। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर सपोज करिए यहाँ पे बोल दे कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, अगर बोल दिया कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब क्या हुआ कि हर 3 मंथ्स बाद, आप देखिए ये बच्चा लोग का मिस्टेक होता है,
ठीक है, कि 3 मंथ नहीं, वो लोग 4 मंथ, क्वार्टर मतलब 4 समझता है, इसीलिए वो लोग 4 मंथ लेके चलता है, ठीक है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, क्वार्टर मतलब क्या हुआ कि 1/4 ऑफ अ ईयर, ठीक है, 1/4 ऑफ अ ईयर, तो 1/4 ऑफ 12 मंथ मतलब कि 3 मंथ्स, ठीक है। तो हर 3 मंथ बाद क्या होगा, प्रिंसिपल अपडेट होगा। तो 2 साल में कितने बार अपडेट होगा, 1 साल में कितना, 4 बार, 3 मंथ करके 4 बार जाएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। 1 मंथ में 4 बार तो कितना हो जाएगा, अच्छा रेट यहाँ पर क्या होगा, जो भी रेट है वो बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/4 ऑफ ए ईयर में अपडेट हो रहा है तो रेट भी 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इतना परसेंट मतलब कि 5/2%। तो इसके करस्पॉन्डिंग एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, 8 हो जाएगा। 1 साल में अगर 4 बार अपडेट हो रहा है तो 2 साल में 8 बार अपडेट होगा। सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखिए कहीं बुक में आपको डायरेक्ट फार्मूला दे दिया रहता है कि फॉर, सपोज करिए हम ले लेते हैं हाफ ईयरली, फॉर हाफ ईयरली, आपको हाफ ईयरली पे एक फार्मूला लिख के दे देगा डायरेक्टली आपको ऐसे कि फॉर हाफ ईयरली आपका फार्मूला हो जाएगा A इक्वल्स टू, ऐसे दे देगा कि P 1 + R/200 टू दी पावर 2n, ऐसे लिख के दे देगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब वो क्या बोल रहा है कि टाइम को आप डबल करिए और रेट को हाफ करिए, यही बात बोल रहा है ना, कि टाइम जो था उसको आप डबल कर दीजिए, एन का वैल्यू मिल जाएगा, और रेट को हाफ कर दीजिए, जो था उसका हाफ कर दीजिए तो आपको एक्चुअल मिल जाएगा, ठीक है। यही बात को बोल रहा है दूसरे तरीके से। अगर आपको यहीं पे फॉर्मूला दे देगा फॉर, सपोज करिए बोल दिया क्वार्टरली, फॉर क्वार्टरली बोल दिया तो आपको फार्मूला इस तरीके से फॉर्म कर देगा, A इक्वल्स टू P 1 + R/400, क्योंकि रेट को R/4 कर दिया है, R/400, और इसको क्या कर देगा 4n। रेट को अगर n से डिवाइड कर रहे हैं तो टाइम को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट को अगर x से डिवाइड कर रहे हैं तो टाइम को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही काम कर रहा है ना। देखिए यहाँ पे 2 ईयर था तो रेट को हम क्या किए हैं, बाई 4 किए हैं, तो देखिए टाइम को बाई 4 × 4 कर देंगे तो 2 × 4 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से ये फार्मूला बना देता है, ठीक है। आप ये फार्मूला ध्यान में रखिए या सिंपल ये कंसेप्ट ध्यान में रखिए, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना बच्चा। तो हम शायद बहुत आस्ते थ्योरी बता रहे हैं, बहुत टाइम लग चुका है, हाफ एन आवर क्रॉस हो गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया है तो फिर मेरे ख्याल से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा। हाँ बच्चा, तो एक बार हम जल्दी से बोल दे रहे हैं, ठीक है, फिर से कि आर और एन कैसे रिलेट होगा। अगर हाफ ईयरली है, ठीक है, तो हाफ ऑफ ईयर तो रेट को बाई 2 करेंगे, एन को 2n कर देंगे। अगर है क्वार्टरली तो रेट को बाई 4 करेंगे, एन को × 4 कर देंगे, ठीक है। अगर है मंथली तो रेट को बाई 12 करेंगे, एन को × 12 कर देंगे। समझ में आ रहा है? मंथली के केस में अगर सपोज करिए कि यहाँ पे बोल दिया कि प्रिंसिपल अपडेट होगा आफ्टर से 4 मंथ्स, ठीक है, 4 मंथ्स अगर बोल दिया तो ये फार्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा A इक्वल्स टू P 1 +, अच्छा 4 है, 4 मतलब क्या हुआ, 4 मंथ बाद अपडेट हो रहा है, तो कितना मतलब कि 3 बार अपडेट होगा 1 साल में, ठीक है, 3 बार 1 साल में 3 बार अपडेट होगा। सही है, तो इस बार हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर R को क्या करेंगे बच्चा, R/300 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n। समझ में आ रहा है? ये फार्मूला क्यों बनेगा, A इक्वल्स टू P 1 + R/300 इंटू 3n, मतलब R/3 हो गया, इसीलिए 3 × 100 300 हुआ है, ठीक है। तो हर 4 मंथ में प्रिंसिपल अपडेट हो रहा है, तो 1 साल में कितना बार अपडेट होगा, 3 बार अपडेट होगा, ठीक है, 1 साल में 3 बार अपडेट होगा। सही है, तो मतलब ये क्या है एक्चुअली में 1/3 ऑफ अ ईयर, 1/3 ऑफ अ ईयर, ठीक है। तो 1/3 है अगर तो रेट को 1/3 कर देंगे, टाइम को × 3 कर देंगे। ये कब × 3 टाइम को कर देंगे, मतलब ये क्या हो रहा है कि अगर n नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो, ठीक है, अगर मान लीजिए n का वैल्यू है 3 तो 3 साल में कितना बार अपडेट होगा, तो 3 × 3 9 टाइम्स। क्यों 9 टाइम्स, 1 साल में 3 बार, 2 साल में 6 बार, तो 3 साल में 9 बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चा, इसमें ही अगर आपको ऐसा डिफरेंट केसेस हम ले लेते हैं कि अगर आपको ऐसा बोल दिया कि फर्स्ट ईयर का, फॉर फर्स्ट ईयर आपको रेट दिया R1%, सेकेंड ईयर के लिए रेट दे दिया R2%, थर्ड ईयर के लिए आपको रेट दे दिया R3%, ठीक है, फोर्थ ईयर के लिए आपको रेट दे दिया तो उसके लिए R4%, ठीक है। तो इस केस में अमाउंट क्या होता है, ठीक है, तो सिंपली बच्चा बहुत आसान चीज़ है। इस केस में अमाउंट क्या होता है, ए का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे,
ए इक्वल्स टू होता है पी 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100 इंटू 1 प्लस R4/100। ये आपका होगा अमाउंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। अगर पहला ईयर का रेट है R1%, दूसरे ईयर का R2%, थर्ड ईयर का R3%, फोर्थ ईयर का R4% तब। ठीक है। एक और छोटा सा चीज़ लास्ट हम बच्चा जो बोलना चाहते हैं आप लोग को, वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम के केस के लिए हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको खुद से एनालाइज करिएगा, हम बस अभी बताते हैं कि किस तरीके से करना है। ठीक है, अगर देखिए बच्चा, अगर आपके सामने सपोज करिए ऐसे चीज़ दे दिया कि अगर टाइम दे दिया, आप सपोज करिए हम ईयरली लेके चल रहे हैं, अगर कंपाउंडेड ईयरली है तो अगर टाइम आपको दे दिया सपोज करिए 2/3 ईयर्स। ठीक है, 2/3 ईयर दिया है, तो इस केस में अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए ये क्या है, 2 + 2/3, तो जितना फुल है उसको आप लिख दीजिए। तो ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस R/100 टू दी पावर 2। इसको क्योंकि हम लिख सकते हैं कि 2 + 2/3, तो इस 2 के लिए हम आप डायरेक्टली लिख दिए p इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर 2। अच्छा, अब इसके साथ आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? 1 प्लस R/100 आप लिख दीजिए, और R को बस आप जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। R को जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बहुत काम आने वाला है आपको। ठीक है, ये फार्मूला, तो ये हो गया फार्मूला मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। हम डिफरेंट टाइम केसेस के लिए आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर टाइम आपको दे दिया 4 होल 1/3 ईयर्स, ठीक है, तो आप अमाउंट का फार्मूला क्या लिखेंगे? ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस R/100 टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस R इंटू 1/3/100। कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना किस तरीके से लिखे हैं? जो फुल है इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 4 + 1/3, तो 4 के लिए हम ये चीज़ लिख दिए और 1/3 के लिए बस रेट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा फार्मूला बन जाएगा। सही है। अच्छा, अगर आपको बोल रहा है टाइम है क्या, टाइम है, अगर आपको बोल दिया सपोज करिए ऐसे बोल देता है कि 28 मंथ्स है और कंपाउंडेड ईयरली है, तो 28 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? सिंपली 28 मंथ को हम लिखेंगे कि 2 ईयर मतलब 24 + 4 मंथ, 4 मंथ मतलब कि 4/12 ईयर। ठीक है, मतलब कि 2 होल 1/3 ईयर। कोई दिक्कत नहीं है, 2 होल 1/3 ईयर होगा ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब 2 + 1/3, तो क्या आ जाएगा? 2 होल 1/3। तो इसका फार्मूला बहुत आसानी से क्या लिखेंगे कि ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस R/100 टू दी पावर 2 इंटू 1 प्लस R/100 लिख दीजिए। R के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? 1/3। सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फार्मूला। ठीक है ना बच्चा, तो मेरे ख्याल से हम लोग जो सम्स में लगेगा वो चीज़ को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। एक और लास्ट चीज़ बच्चा मेरे ख्याल से देख लेते हैं यहाँ पर, वो क्या है ये पता है आप लोग को, हम जल्दी से बस बोल दे रहे हैं कि थ्योरी कंप्लीट हो जाए। देखिए आपको ऐसे क्या देगा ना कि जब भी सम देगा तो आपको सब चीज़ दे करके रेट पूछेगा, या सब चीज़ दिया हुआ आपको पूछेगा टाइम पूछेगा। ठीक है, तो रेट या टाइम ये दो चीज़ पूछता है। ठीक है, रेट या टाइम। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है रेट के केस में? ठीक है, रेट के केस में आपको क्या करना है बच्चा कि एक्सपोनेंट को इक्वल करना है, एक्सपोनेंट को इक्वल बनाना है। और तो इसी के चलते अब अगर एक्सपोनेंट इक्वल है तो आप क्या बोल सकते हैं कि बेस भी इक्वल होगा। ठीक है, HOGA होगा। ठीक है, ऐसे मत लिखना तुम लोग। ठीक है, अच्छा टाइम के केस में क्या होगा? हमको टाइम अगर निकालना है तो हमको क्या करना होगा? बेस सेम करना होगा। ठीक है, बेस को हम सेम करेंगे, बेस को सेम बनाएंगे। अगर बेस सेम है तो हम क्या बोल देंगे? अगर बेस सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सम को कर सकते हैं। ठीक है, बस ये कंसेप्ट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी रेट हम करने जाएंगे तो रेट कुछ ऐसा आएगा ना कि अगर सपोज करिए 1 प्लस R/100 टू दी पावर 2 इक्वल्स टू, अब इधर कुछ आ गया 25/26 होल टू दी पावर। अब आपको ऐसे करना होगा कि एक्सपोनेंट को, अगर ये 625 बाई कुछ ऐसे लिखा हुआ नंबर
जैसे वो क्या आ जाए कि इन दोनों का स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली 1+r/100 का होल स्क्वायर है, तो इधर भी आप होल स्क्वायर लाने का कोशिश करेंगे सच दैट कि अगर एक्सपोनेंट इक्वल हो गया तो हम बेस को इक्वल करके आर का वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ से हमको आर का वैल्यू पता चल जाएगा। अच्छा, यही उल्टा केस है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पर बेस सेम हो जाए। ठीक है, अगर सपोज करिए आपको यहाँ पर कुछ भी आ गया कि 1+1+ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा a/b इक्वल्स टू n, तो क्योंकि टाइम तो हमेशा ऊपर रहेगा ना, अगर यहाँ पे 2n तो यहाँ पर आप यही कोशिश करेंगे कि a/b टू दी पावर समथिंग कुछ आए। ठीक है, और आप एंड में क्या करेंगे, 2n इक्वल्स टू 4, तो n का वैल्यू 2। तो सिंपली टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेस को सेम करेंगे, अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को इक्वल लिख देंगे, वहाँ से मेरा टाइम पता चल जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि हम क्या करेंगे बच्चा कि एक्सपोनेंट को सेम बना देंगे सच दैट कि बेस भी इक्वल होगा, तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं। तो रेट और टाइम के लिए ये चीज़ हो गया, डिफरेंट रेट दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हर एक साल का अगर डिफरेंट रेट रहेगा तो। ठीक है, CI का फॉर्मूला ये नहीं होता है, बहुत बच्चा का मिस्टेक है, CI दिया रहता है तो फॉर्मूला P × 1+r/100 टू द पावर n लिख देते हैं, ये काम नहीं करना है। ये अमाउंट का फॉर्मूला है, CI का फॉर्मूला क्या है, P कॉमन लेने के बाद 1+r/100 टू द पावर n -1। ठीक है, और ये चीज़ मेन है पूरा। ठीक है ना, तो अब बच्चा हम लोग सम्स के थ्रू ही और जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली अब सम्स के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, हम लोग का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग का रहेगा क्या, ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन, उसका थ्योरी हम आपको अलग से बताएंगे। ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग आप लोग इसको देख लीजिए, हम लोग सम्स करना स्टार्ट करेंगे।